Hello students, welcome to the CA class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ थोड़ा विस्तार में the one-liners from 3rd July 2020. So before we begin today's class, I would like to remind you of the social media platforms through which you can connect with us. As you can see here, our YouTube channel looks like this. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more notification about when our video comes up. Like us on Facebook page, join our Telegram channel, follow us on Instagram, do join our community using this number on WhatsApp. And for more information about us, you can log into this website www.studygest.in. As you can see here, this is a elaborate pic of how our YouTube channel looks like. Do like, share and subscribe our videos to encourage us more and so that you can also gain more study related materials. And this is how our Facebook page looks like. Do like us on Facebook in order to gain daily updates on every competitive exam or academic related study materials and obviously updated one-liner current affairs. Okay, so शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से. केरला announced which project for expats मतलब कि expatriates, ठीक है, who lost jobs due to COVID-19. The name of the project is Dream Kerala Project. Now let us dig into it, the importance of it. ठीक है, तो ये जो है expats, इसका मतलब है expatriates. ठीक है, मतलब कि जो इंडिया से थे लेकिन बाहर रह चुके हैं बहुत दिनों से, NRI थे लेकिन अभी उनको वापस आना पड़ा है बिकॉज एज आई सेड और आई टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लास कि ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन द इकोनॉमी, द होल जॉब सिचुएशन ग्लोबली जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुका है. बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक ये रिसेशन के विक्टिम हुए हैं एंड अपना जॉब खो बैठे हैं. तो इसीलिए केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये प्रोजेक्ट को टू टैप द पोटेंशियल. टैप मतलब टू डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट करना कि कौन कौन ये प्रॉब्लम से, कौन कौन एक्सपेट्रिएट्स इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. The potential and experience of those returning from abroad and other states after losing their jobs due to COVID-19 pandemic. तो ये स्पेशली आप बोल सकते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, द ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, जो टैप करता है. टैप मतलब देखता है, एनालाइज करता है कि किसमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो होना चाहिए एक्सपैट्रिएट्स या जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं या फिर इंडिया के बाहर से आ रहे हैं. ठीक है, एंड जिनके पास जॉब्स नहीं है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं. तो इसका ऑब्जेक्ट आप लोग शायद समझ ही चुके होंगे कि एक्सपैट्रिएट्स को हेल्प करने के लिए, मतलब कि स्पेशली केरला में अगर देखा जाए तो अगर वो लोग ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड लोकल इकोनॉमी के लिए तो है ही, एंड बहुत सारे आदमियों को हेल्प भी होगा. Now let us look at some certain points which are important. मतलब इससे रिलेटेड है. हम जब भी कोई सीए को देखते हैं, अगर हम लोग एक वन लाइनर सीए भी, करंट अफेयर्स का एक वन लाइनर पॉइंट भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि उससे रिलेटेड भी 5-6 क्वेश्चंस अराइज होते हैं. ठीक है, हर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं
करंट अफेयर्स में, उससे शायद कोई स्टैटिक जीके का फैक्ट निकल आए, या फिर अगर कोई स्टेट का नाम उसमें उस वन लाइनर में दिया गया है, उस क्वेश्चन में दिया गया है, तो उससे और 2 क्वेश्चन होगा कि कैपिटल क्या है उस जो स्टेट है उसका, या फिर सीएम कौन है स्टेट का। तो ये सब क्वेश्चंस आपको याद ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि सीएम ऑफ केरला एज यू नो कि पिनराई विजयन अभी है, and governor of Kerala is Arif Muhammad Khan and capital of Kerala तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक का पार्ट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है जब आप ये वन लाइनर सीए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच प्लेयर is known or named India's most valuable player। India's most valuable player, as you can see, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये टाइटल है, बाय विजडन। ठीक है, रविंद्र जडेजा। नाउ लेट अस लुक एट द फैक्ट्स कि विजडन क्या है, एंड ऑल्सो सर्टेन फैक्ट्स अबाउट रविंद्र जडेजा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक और सिंपली विजडन, मतलब कि यहां से क्या क्वेश्चन फिर बन गया कि विजडन का फुल फॉर्म क्या है, विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। ठीक है, इसको हम लोग अगर बोले फुल फॉर्म में बोले तो विजडन को बोला जाता है विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, और कॉलोक्वियली नोन एज, कॉलोक्वियली मतलब कि नॉर्मली, कॉलोक्वियली का मतलब है सिंपली, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोला जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझ ही सकते हैं बाइबल ऑफ क्रिकेट मतलब कि एक रिलीजियस सिंबल से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए कि ये इसको क्रिकेट का आप बोल सकते हैं कि धर्म ग्रंथ है। So that's why it is very important. Any rank given by wisdom is very important for any cricket player's career. So it's a Bible of Cricket. It's a cricket reference book published annually in UK, United Kingdom. The description Bible of the cricket was first used in 1930s by Alec Waugh in a review for the London Mercury. Again, question उल्टा करके भी आ सकता है, which book is known as the Bible of Cricket। ठीक है, इसका एडिटर कौन है जान लेते हैं, नाम है लॉरेंस बूथ। कंट्री जो है पब्लिश जहां पे होता है, ओरिजिन भी हुआ था वहां पे, वो है यूनाइटेड किंगडम, एंड इसका फर्स्ट इशू डेट है 1864। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रविंद्र जडेजा। ही हैज प्लेड 49 टेस्ट्स। ओके, he has played 49 tests since his debut. His debut was in 2012. Debut मतलब कि जब वो फर्स्ट टाइम के लिए फील्ड में खेलने के लिए उतरे थे, उसके बाद उन्होंने 49 टेस्ट खेले हैं with an MEP rating of 97.3. The 31-year-old Jadeja was also rated as the second most valuable test player worldwide. ये अलग एक टाइटल है, बहुत important and respected, honorable एक टाइटल है, second most valuable test player worldwide behind Sri Lankan legend Muthaiya Muralidharan। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हु आर नेम्ड अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड्स। बहुत एक अभी इसके बारे में रिसेंटली बहुत सारे चर्चे हो रहे थे कि ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड्स किसको मिला है। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे दोनों ही नाम हम लोगों को जानना पड़ेगा। दैट इज पुलित्जर प्राइज विनर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज चेट्टी। अब देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि ये क्या है। इंडियन अमेरिकन पुलित्जर प्राइज विनिंग फिजिशियन ऑथर थे सिद्धार्थ मुखर्जी। बेसिकली वो एक फिजिशियन थे एंड ऑथर भी थे, एंड ऑथर थे इसीलिए उन्होंने जो बुक लिखा था दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ही वोन पुलित्जर प्राइज। एंड जो राज चेट्टी जो नेक्स्ट विनर है, ही इज एन हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट। हार्वर्ड में
वो इकोनॉमिस्ट है। एंड पूरे जो ये लिस्ट न्यूयॉर्क 2020 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स है, इसमें इन लोगों का नाम लिया गया है। बहुत एक ऑनरेबल पोजीशन है, यू कैन से। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट देम इंडिविजुअली, लाइक सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज शेट्टी के बारे में। एज आई सेड कि इन लोगों के बारे में भी अलग से क्वेश्चन हो सकता है। So Siddharth Mukherjee has been honored for his communication skills to educate the public and to build awareness about COVID-19 through reforms and his widely read essays. ठीक है, ये जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, एंड ऑल्सो ही यूज्ड हिज वेरी लूसिड, वेरी फ्लूइड, मतलब बहुत अच्छे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके, उसको यूज करके उन्होंने पब्लिक के बीच में ये जो एक अवेयरनेस फैलाया है, वो कोई छोटा काम नहीं है। So you can see how important he is as a person here, and he won Pulitzer Prize for his book The Emperor of All Maladies. ठीक है, a biography of cancer in 2011. He also received Padma Shri in 2014. ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। Among other honors, this book was listed in Time Magazine's all-time 100 non-fiction books. राज शेट्टी जो नेक्स्ट विनर है, हम लोग देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या है। ही इज रियल टाइम डेटा ट्रैकर टू मेजर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक एंड असिस्टेड डिसीजन मेकर्स एज दे इम्प्लीमेंटेड न्यू पब्लिक पॉलिसीज। मतलब कि दोनों का ही काम है पैंडेमिक को रिलेटेड, लेकिन राज शेट्टी का जो काम है, बिकॉज ही इज एन इकोनॉमिस्ट, ही यूज्ड अ रियल टाइम ट्रैकर। ठीक है, क्या टाइम डेटा ट्रैकर यूज करके उन्होंने देखा है कि इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट हुआ है, कैसे पैंडेमिक ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है ग्लोबली, उसको उन्होंने देखा है, एंड दैट्स व्हाई ही रिसीव्ड पद्मश्री इन 2015। उन्होंने देखा है कि पैंडेमिक ने कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड पद्मश्री। ये आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर दीज टू एंड यू विल रिमेंबर देम इंडिविजुअली। दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप दैट आई कैन गिव यू कि अब जब हम लोग दो विनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि दोनों ही पद्मश्री पाए हैं। ठीक है, दोनों ने ही कोविड के ऊपर काम किया है। जस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन, उस काम का जो मतलब प्रोसेस है वो अलग है। ठीक है, राज शेट्टी को जॉन बेट्स क्लार्क मेडल भी मिला है अमेरिकन फ्रॉम द अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन 2013, एंड यंग लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड भी मिला था इन 2020. He was listed as one of the top 8 young economists in the world by The Economist and the New York Times in 2008. ठीक है, important facts है, याद रखना होगा हम लोगों को. We don't have actually any thing, but we have to memorize this. Now again, if we talk about tips and tricks as of how to remember the daily GK, my first tip would be this कि हम लोगों को एक दिन का जो भी न्यूज होता है इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली आप लोगों को कितना मिलेगा, शायद हार्डली 12 to 16 यहाँ तक मिलेगा आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. उसको आपको एट द एंड ऑफ द डे एक लिस्ट में आपको बस पढ़ लेना होगा. एवरी डे वी अपडेट द वन लाइनर करंट अफेयर्स, आप वो देख लीजिए. जस्ट गो थ्रू इट, यू विल गेट अ फेयर idea about what has been going on in the world as of that day. and उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते ही हैं, लेकिन एक कॉपी भी रखिएगा, उसमें आप जो रिलेटेड टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं उसको जस्ट नोट इट डाउन फॉर योर ओन फ्यूचर रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. Which institute has developed AI? AI means artificial intelligence based tool to detect COVID-19.
द आंसर इज IIT गांधीनगर। यहाँ पे IIT गांधीनगर का हम लोग डायरेक्टर जो है उनका नाम याद रखना पड़ेगा, दैट इज सुधीर जैन। IIT गांधीनगर का डायरेक्टर नाम है सुधीर जैन। This artificial intelligence based deep learning tool is made to detect COVID-19 from chest X-ray images। तो आप लोग सोच सकते हैं कि when the COVID pandemic has taken this large form, अभी जो सिचुएशन है कोविड का, ये जो महामारी का जो पिक्चर हम लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे, यू नो हाउ हार्मफुल इट हैज बीन टू अस, तो प्रॉबेबली ये एक रेवोल्यूशनरी, इफ आई मे यूज द वर्ड, कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कार है ये, क्योंकि जहाँ पे कोविड टेस्टिंग किट्स सभी जगह पे नहीं मिल रहे हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे सिर्फ चेस्ट एक्सरे इमेजेस से लेके हम ये लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दे कैन डिटेक्ट द COVID-19 वायरस एंड दे कैन ऑल्सो टेल दैट इफ अ पॉसिबिलिटी इज देयर, मतलब कि अगर किसी को मतलब कोविड वायरस होने का पॉसिबल चांसेस है तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेता है। दिस इज यूज्ड फॉर प्राइमरी डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज कैंसिल्ड द एपिक समिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज द न्यूजीलैंड। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स यहाँ पे। न्यूजीलैंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स, ठीक है, न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है Winston Peters said it was necessary to cancel next year's summit now because obviously for planning security reasons। मतलब अभी जो कोविड सिचुएशन है तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स एंड इधर वो वर्चुअली हो रहे हैं या फिर उसको कैंसिल किया जा चुका है, क्योंकि कोई मतलब फॉर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस एंड सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, नाउ एपिक जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है? ट्रेड इश्यूज, ऑल्दो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चांस फॉर वर्ल्ड लीडर्स टू कैच अप। मतलब कि ये जो एपिक मीटिंग होता है तो ये एपिक समिट में लोग मतलब जो कंट्रीज मेंबर्स हैं वहां पे आते हैं, दे टॉक अबाउट द पॉसिबल प्रोग्रेस और द स्ट्रैटेजीज अबाउट ट्रेड इश्यूज, मतलब कि क्या किया जा सकता है ट्रेड को और अच्छा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो इसमें और एक चीज होता है कि कंट्रीज जैसे कि 21 मेंबर कंट्रीज है एपिक के, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। 21 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग US, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, हांगकांग, इन सब मेंबर कंट्रीज इकट्ठे होते हैं एंड दे गेट अ चांस कि अपने आप में डिस्कस कर सके अबाउट अ बेटर फ्यूचर। न्यूजीलैंड हैज कैंसल्ड द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इसका फुल फॉर्म है, एपिक का फुल फॉर्म। अभी जैसे मैंने कहा था कि आपके सीए पार्ट से जो यू नो एज अ ब्रांच अगर मैं बोलूँ जीके का पार्ट निकल के आता है, तो उसी का एक एग्जाम्पल ये है कि एपिक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये याद रखना होगा। इसका बेसिक अगर हम एकदम सिंपली बोले तो कोविड-19 का जो महामारी का जो सिचुएशन है, इसीलिए ही इसको कैंसिल किया है न्यूजीलैंड ने। एंड ये कहाँ होने वाला था? ऑकलैंड में, जो कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, एंड द 2019 लीडर्स मीटिंग भी कैंसिल हो गया था। ये एक मतलब एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 2019 का मीटिंग भी कैंसिल हो चुका था ड्यू टू चिलीज वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स एंड द वर्चुअल एपिक मीटिंग ऑफ 2020 इज बीइंग होस्टेड बाय मलेशिया। ठीक है, मतलब कि अभी का जो इस साल का जो एपिक मीटिंग होगा, इस साल का, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2020 का जो एपिक मीटिंग होगा वो होगा मलेशिया में। ठीक है,
एंड दैट विल बी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो वर्चुअल होगा। लेकिन ऑब्वियसली कोविड का जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी को और भी टाइट करने के लिए, ये कोविड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए नेक्स्ट साल का जो है, मतलब जो ऑकलैंड में होने वाला था, वो न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख लेते हैं एपिक का, डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामरिया, एंड हेडक्वार्टर है सिंगापुर। हेडक्वार्टर ऑफ एपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आ चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपिक कब हुआ था? 1918, अगेन रिपीटेडली यूज्ड क्वेश्चन इन IBPS, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। तो एपिक के बारे में आप लोगों को ये जो कुछ फैक्ट्स है ये जान लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री लॉन्चेस अ मेगा बिलियन 10-year defense plan amidst rising tension in Indo-Pacific? That is Australian PM Scott Morrison. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जो मैसिव डिफेंस प्लान है, मतलब कि ये यू कैन सी मेगा बिलियन 10-year डिफेंस प्लान, मतलब ऑब्वियसली ड्यूरेशन वाइज 10 year है तो बहुत एक लंबा ड्यूरेशन है, एंड मेगा बिलियन मतलब कि यहाँ पे लिमिट भी नहीं किया दिया गया है, मेगा बिलियन बोला जा रहा है प्रोजेक्ट को। तो एज यू कैन सी, यू कैन अज्यूम कि कितना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड ऑस्ट्रेलिया हैज डिसाइडेड कि वो इन्वेस्ट करेगा इस प्रोजेक्ट के अंडर में, कहाँ कहाँ पे, कि लैंड में, सी, एयर बेस्ड, लॉन्ग रेंज एंड हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल्स। मतलब अभी का जो सिचुएशन है ग्लोबली, आप कोविड के लिए ही बोलिए कि पॉलिटिकल चेंजेस जो आए हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पावर्स में जो पावरफुल कंट्रीज है उनमें जो खींचातानी चल रहा है, अभी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज अपने अपने तरीके से उसके लिए डिफेंस मोड में चले गए हैं। मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं। तो इसीलिए इसी का ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही एक प्लान है कि मिसाइल बनाने का, एंड उसमें इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया मेगा बिलियन डॉलर्स फॉर 10 years. Though the objective behind the announcement of such a mega defense deal is not officially confirmed, मतलब official कोई भी purpose या reason नहीं दिया गया है. However, Morrison's statements on rising tension on the Indo-Pacific region assert the need to secure Australia's conflict preparedness. As you can see that अभी जो बहुत conflict चल रहा है Indo-Pacific region में, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ अटैक। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी क्लैश हो फ्यूचर में, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगेन एक छोटा सा फैक्ट कि ये द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द वर्ल्ड. The name Australia comes from Latin word australis, which means southern, and it is in south hemisphere. बहुत ही सिंपल सा कुछ फैक्ट्स है अबाउट ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा याद रखने का कोशिश कीजिएगा. To what percentage did Fitch cut India's GDP growth forecast for financial year 2021? ये बैंकिंग फिनेंस रिलेटेड जो CA है उससे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं. आंसर है फ्रॉम 9.5% to 8%. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली अगेन इसका एक ही रीजन है कि लार्ज स्केल लॉस ऑफ इनकम इन द फेस ऑफ द वर्स्ट डोमेस्टिक आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. अगेन सब कुछ घूम फिर के फिर से कोविड-19 के इफेक्ट में ही चला आता है. तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हम लोग अभी ग्लोबली फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो मीनवाइल अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि फिच हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 5.5% इन
2022 to 23, तो अभी फॉल हो रहा है ऑब्वियसली, बट बाय 2022-23 इट हैज फोरकास्टेड कि 5 to 5.5% इसका ग्रोथ होगा। अब फिच जो है ये क्या है, क्यों रेटिंग करता है, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अलग से क्वेश्चन अगर आए तो फिच रेटिंग्स इंक इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CRA बोलते हैं, राइट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एंड इज वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द अदर 2 क्या क्या है, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो लाइनअप है तो मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड उसके बाद ही फिच का नाम आता है। 3 बिगेस्ट नेम इन क्रेडिट रेटिंग agencies in case of economic aspects. It is one of the 3 nationally recognized statistical rating organizations, NRSRO, designed by US Securities and Exchange Commission. कौन इसको डिजाइन किया था, US Securities and Exchange Commission। साल कितना था, 1975, ठीक है, ओके। फिच सॉल्यूशंस जो है, फिच रेटिंग्स अलग है, ठीक है, उसका एक पार्ट है फिच सॉल्यूशंस। फिच सॉल्यूशंस लॉन्च हुआ था 2008 में एंड इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्विसेज for financial professionals. The firm also distributes Fitch ratings, proprietary credit ratings, research, financial data एंड एनालिटिकल टूल्स। मतलब आप बोल सकते हैं कि फिच रेटिंग्स जो है वो बेसिकली एक CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसके अंडर में जो 2008 में लॉन्च हुआ था फिच सॉल्यूशंस जो है वो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग, रिसर्च रिलेटेड डेटा ये सब देता है ताकि मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन उसका निकाला जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कौन ऐप डेवलप किया है, ठीक है। ये इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स, दैट इज HDFC बैंक, ठीक है। इसका काम क्या होगा कि थ्रू देयर मोबाइल फोन्स द फार्मर्स विल बी एबल टू एक्सेस द सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के दिन में सभी के पास, हम लोग सोच सकते हैं कि एक मतलब फोन तो है ही, ठीक है, तो एंड्रॉयड फोन अगर होता है किसी फार्मर के पास तो दैट पर्सन कैन एक्सेस सर्विसेज ऑफ बोथ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर यूजिंग दिस ई-किसान धन ऐप, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, HDFC बैंक का मुंबई में है एंड MD कौन है, आदित्य पुरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन रशिया, हु माइट स्टे एज रशियाज प्रेसिडेंट टिल 2036। मतलब रिसेंटली रशिया में, रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेके कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ चीजें ऐड किए गए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग किसको 2036 तक प्रेसिडेंट रखा जाएगा। Obviously you might have known this answer or guessed this answer, that is Vladimir Putin. He has been in Russia since a very long time and अब देख लेते हैं कि कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो टोटल 2006 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे इस रशिया में जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, टोटल 2006 अमेंडमेंट्स दिया गया था, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस थे, टू बूस्ट पेंशन, अलाउ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हु हैज रूल्ड रशिया फॉर नियरली 2 decades, मतलब कि आप सोच सकते हैं 20 years से वो वहां पे है, टू रन फॉर अनदर 2 6-year consecutive terms आफ्टर हिज टर्म एक्सपायर्स इन 2024। मतलब उनका टर्म 2024 में खत्म होने वाला था, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आया है अकॉर्डिंग टू दैट
उनको अभी 2036 तक रखा जाएगा. The other constitutional reforms include a ban on same-sex marriage and introduction of a reference to Russia's ancestral faith in God. Okay, and Vladimir previously served as Russia's president for 2 consecutive terms till 2008, when he was forced to step down due to a constitutional provision. ये एक important part है कि कौन सा साल है कि जब पुतिन को, जो 2 डेकेड से भी ज्यादा टाइम से रशिया में रूल कर रहा है, तो वो कौन सा साल था जब उसको स्टेप डाउन करना पड़ा था. एंड पुतिन चोज डिमिट्री मेडवेडेव एज हिज सक्सेसर. ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, एज यू कैन सी हियर. Sorry about that. So as I was saying कि when he stepped down as the president, तब उसने डिमिट्री मेडवेडेव को सक्सेसर घोषित किया था. However, he came again into power and उसने उसको अभी 2036 तक प्रेसिडेंट रखा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who is appointed as the new envoy to UN bodies in India? इंद्रमणि पांडे. ठीक है, ये जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने बोला था कि ये जो चीजें हैं कि किसको नया अपॉइंट किया गया है, कौन किसको सक्सीड किया है, ये सब करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, यहाँ से बहुत सारे यू कैन से 3 to 4 क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा. लाइक पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड इंद्रमणि पांडे एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय. एनवॉय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव. एनवॉय का मीनिंग होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस बॉडीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज इन जेनीवा. Okay, he will represent in India in more than 25 important organizations. 25 से भी ज्यादा जरूरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में रहते हैं वो इन जेनेवा, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये सब यहाँ पे इंद्रमणि पांडे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. उनसे पहले जो थे, मतलब जिनको उन्होंने सक्सीड किया है, तो उनका नाम है राजीव के चंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन किसको किसने सक्सीड किया है वो पॉइंट से क्वेश्चन आता है. एंड मिस्टर इंद्रमणि पांडे इज अ 1990 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर. He will succeed Rajiv K. Chandar by becoming a permanent representative to United Nations in Geneva. And currently उनका ड्यूटी क्या है? He had been serving as additional secretary in Ministry of External Affairs. ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, ये पॉइंट्स थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ही. ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे who recently quit as ICC chairman? The answer is Shashank Manohar. The answer is Shashank Manohar recently has quit as the ICC chairman. तो ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने डिसाइड किया है कि अभी किसी को नए तरीके से अपॉइंट नहीं किया जाएगा. ऑब्वियसली बिकॉज अभी एक महामारी चल रहा है ग्लोबली, तो इसीलिए कोई भी चांसेस नहीं है वर्चुअली अपॉइंटमेंट का. तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है जिनका नाम है इमरान खवाजा, ही विल टेक द
charge until Manohar's successor is selected. This name here Imran Khawaja, who will act as the interim president, इनको बोला जाता है, ठीक है, interim chairman एक्चुअली. interim मतलब जब तक नहीं सक्सेसर आता है उतना देर तक वो काम करेंगे. अच्छा, सीईओ कौन है आईसीसी का देख लेते हैं. ये स्टैटिक जीके का पार्ट है. मनु साहनी. एंड HQ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके, who is the new CEO of CBFC? Answer is रविंद्र भाकर. यहाँ पे देख लेते हैं इनका होल जो पार्ट है, पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन करने वाली हूँ अभी, ये आप देख लीजिएगा. ये सब पार्ट्स ही यहाँ से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं. लाइक CBFC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन. एंड हु इज भाकर? रविंद्र भाकर कौन है? वो है 99 बैच ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, मतलब कि IRSS को सर्व कर चुके हैं वो 1999 से. एंड किसको रिप्लेस करने वाले हैं, किसको सक्सीड करने वाले हैं? अनुराग श्रीवास्तव को. हेडक्वार्टर कहाँ है CBFC का? मुंबई में है. ऑब्वियसली यू नो दैट फिल्म रिलेटेड है, तो ये एक अच्छी तरीके से मेमोराइज करने का एक मतलब टिप है कि मुंबई में है, फिल्म रिलेटेड है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हेडक्वार्टर यहाँ पे है मुंबई में. चेयरपर्सन कौन है? अभी प्रसून जोशी हुए हैं CBFC का चेयरपर्सन. ओके, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC? संजय द्विवेदी इज द पर्सन, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC. देख लेते हैं इनका कुछ important points. The Appointments Committee of the Cabinet, जिसको हम शॉर्ट में ACC बोलते हैं, उसने अप्रूव किया है संजय द्विवेदी का डायरेक्टर जनरल के पद में आना इन केस ऑफ इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसको IIMC बोला जाता है. तो ये IIMC में उनका जो काम होगा वो अभी काम करते थे एज अ रजिस्ट्रार ऑफ मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल. अच्छा, अब जो उनके जगह में जो काम कर रहे थे अप अंटिल नाउ, उनका नाम है KS धातवालिया. He was a principal director general in the Press Information Bureau and he is currently holding the additional charge of the post of director general in the IIMC. एंड IIMC के बारे में जान लेते हैं. 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जो है उसके अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एज यू कैन सी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के अंडर में ही आएगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ. विच बैंक अनाउंस्ड OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ऑपरेशन ट्विस्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंकिंग से आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द फ्रेश ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब हम लोग पार्ट में देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं एंड RBI कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं एंड व्हाट इज एक्चुअली OMO, क्योंकि ये सारे जो फ्रैक्शन मैंने बोले यहाँ से अलग अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. सो नाउ द RBI conducted the sale and purchase of government securities on 2nd July 2020 of rupees 10,000 crore each. This sum of money, ये आंकड़ा जो यहाँ पे दिया गया है, this data here is very important, इसको याद रखना होगा. ओके, OMO क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं. यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस.
OMO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको बोला जाता है, मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म है OMO। तो OMO क्या करता है? इट इज कंडक्टेड बाय RBI इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब कि RBI के हाथ में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं वो उसको सेल एंड परचेज करता है थ्रू एन ऑक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब अगर लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो गिर जाता है या फिर बढ़ जाता है तो उसका एक बुरा इफेक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। तो इसीलिए OMO को कंडक्ट करता है RBI। एंड इन दिस केस ये जो होता है सेल एंड परचेज के थ्रू से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको किया जाता है। The OMO is conducted in the form of sale and purchase of government securities and auction होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेलिंग एंड परचेज जो होता है ये पार्ट जो है ये एक ऑक्शन के थ्रू से होता है, मतलब कोई भी नहीं खरीद सकता, जिसका जो ज्यादा बिड लगाएगा वो ही खरीदेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ई-कूबर। ई-कूबर क्या है? RBI issues securities through auctions which are conducted electronically, ठीक है। मतलब मैंने जो बोला कि ये जो ऑक्शंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से होता है, which is especially in current situation holds more importance। तो ये जो है ये एक पार्ट है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मतलब CBS का एक पार्ट है। तो इसको ही हम लोग जानते हैं, बोल सकते हैं ई-कूबर, ठीक है। RBI conducts OMO to manage liquidity system in the economy and government securities क्या होते हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। It is the financial instruments or bonds that have face value by central government for raising loan for public। तो ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑब्वियसली एक फेस वैल्यू रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सर्ब लॉन्चेस विच स्कीम टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च। द आंसर इज एक्सेलरेट विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो सर्ब है जिसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये वर्क करता है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी है प्रोफेसर संदीप वर्मा। तो ये जो सर्ब है इनके बारे में मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो बेसिक फैक्ट्स हैं। सर्ब ने ये जो नया साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि हाई एंड मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक मैन पावर को प्रिपेयर करना। हम लोग जितने ज्यादा साइंटिफिकली पावरफुल होंगे उतना ज्यादा हमारा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगा। एंड इसका एक पोर्टल है, एज यू कैन सी हियर, ये है इसका पोर्टल and it is started to call application for the process अभ्यास scheme for the winter। तो क्वेश्चन अगर आए कि एक्सीलरेट विज्ञान के अंडर में which is the project which will be specifically for winter, उसका नाम है अभ्यास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास स्कीम जो है उसका जो काम है बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इसका मेन 2 कंपोनेंट है, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यशाला एंड वृत्तिका। ये 2 इंपॉर्टेंट नेम्स है। अच्छा, सम्मोहन और एक पार्ट है ये एक्सीलरेट विज्ञान, अगर इसको हम AV लिखते हैं तो इसका ही एक पार्ट है सम्मोहन। इसको बोला जाता है कि ये मतलब और भी ज्यादा सपोर्ट करता है एक्सीलरेट विज्ञान को थ्रू इट्स 2 कंपोनेंट्स संयोजिका एंड संगोष्ठी। And as we conclude today's class, let us look at towards the final points. Pakistan Army appointed whom as their first female Lieutenant General? Nigar Johar. Very important because she is the first female Surgeon General of Pak Army and
यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से एडुकेटेड हुए थे एंड शी जॉइंट मेडिकल कॉर्प्स एंड ऑल्सो द अदर 2 women मेजर जनरल्स वेर शाहिदा बादशाह एंड शाहिदा मलिक। ये नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज यू नो इमरान खान है। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला था कि कुछ स्ट्रैटेजी के पार्ट्स हैं, लाइक प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। Thank you very much for joining me in today's discussion. I will be coming back with more discussion on next day's current affairs. Till then, see you. Thank you.